कि जब आजमगढ़ के लोगों को सांसों की ज़रूरत थी तो उस वक्त कोई नज़र नहीं आया। उस वक्त नज़र आए शाह आलम गुड्डू जमाली को। मैं उस सीट का प्रतिनिधित्व करने आया हूं जिस सीट पर कभी मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े और जीत करके संसद में पहुंचे। उस सीट का प्रतिनिधित्व करने आया हूं जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद चुने गए। दिनेश लाल यादव की ये बातें कहीं ना कहीं उनको प्रभावशाली बना रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी दिनेश लाल यादव की पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार है। नमस्कार, आदाब, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अंतिम क्षणों में धर्मेंद्र यादव को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया। कल उन्होंने नामांकन किया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। लेकिन उससे बहुत पहले जो बसपा के कैंडिडेट शाह आलम गुड्डू जमाली हैं, उन्होंने अपना पर्चा पहले ही दाखिल कर दिया था। और जो मोटी मोटी खबरें छन करके आ रही हैं पब्लिक डोमेन से, वो ये हैं कि इन्हीं तीनों के बीच मुकाबला होगा। हालांकि बीच में समाजवादी पार्टी ने बामसेब के संस्थापक सदस्यों में रहे स्वर्गीय बलिहारी बाबू के पुत्र सुशील आनंद को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो जो तमाम प्रत्याशी अन्य जो विपक्षी दल के प्रत्याशी थे, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ या शाह आलम गुड्डू जमाली ने तो सीधा सीधा कह दिया था कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, वो उन्हें वॉकओवर देने की फिराक में है। और जमाली अपनी तमाम जो मीटिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं कि इस बार उन्हें जीतने से, सदर लोकसभा की सीट से जीतने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो जमाली साहब ने पहले अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही कल धर्मेंद्र यादव जी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद पहला जो जनसंपर्क अभियान रहा धर्मेंद्र यादव का, वो आज उन्होंने कलेक्ट्री कचहरी के वकीलों से, दीवानी कचहरी के वकीलों से यानी कि अधिवक्ताओं से, साथ ही कमिश्नरी के अधिवक्ताओं से, या बार काउंसिल के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी उनकी टीम है, बार काउंसिल के लोगों से उन्होंने मुलाकात किया, अपनी बातों को बताया और कहा कि चुनाव लड़ने आया हूं और आप लोग जिता करके भेजिए। और आपसे वादा करता हूं कि अगर आपकी भी कुछ मुश्किलें होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ बातें होंगी, मैं वो सदन में रखने का काम करूंगा। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी है। वो लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं, जब भी वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं धर्मेंद्र यादव, तो वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो रिश्ता है आजमगढ़ से, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का रिश्ता कोई गैर नहीं है, कोई बाहरी नहीं है। जिस तरह से एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि बाहरी बनाम जिले का प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर है, तो दो प्रत्याशियों को लोग बाहरी कह रहे हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली को लोग स्थानीय प्रत्याशी के तौर पे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जनता ऊब चुकी है बाहरी प्रत्याशियों से। अब जनता यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी चुनेगी, जो यहाँ के मुद्दों की बात, यहाँ के लोग जब समस्याओं में होते हैं तो उनकी बात या उनके दुख दर्द में वो खड़े रहते हैं। बाहर वाले आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं और सालों साल उनका कोई पता नहीं लगता। इसीलिए पब्लिक डोमेन से ये भी खबरें छन के आ रही हैं। सोशल मीडिया के तमाम साइटों पर लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत हुआ, बाहरी खेल नहीं चलेगा आजमगढ़ में, और ये किसी का गढ़ नहीं है। आजमगढ़ में अब इस बार स्थानीय नेता को चुना जाएगा और उन्हें जिता करके संसद में भेजा जाएगा, ताकि वो आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर सकें, ढंग से कर सकें। वहीं दिनेश लाल यादव ने कहा है कि 2022 चल रहा है, मात्र 2 साल का समय बचा है, एक बार मौका दे के देख लीजिए। दिनेश ने कहा, जब 19 के आप भाषणों को देखेंगे दिनेश लाल यादव के, तो वो अक्सर ये कहते रहते थे, अखिलेश भैया अगर चुनाव जीतेंगे तो वो लौट के नहीं आएंगे ज़िले में, और अगर मैं हार भी गया तो मैं ज़िले में वापस लौट के आऊँगा, यहाँ के लोगों से मुलाकात करूँगा, जो भी उनकी समस्याएँ हैं या आजमगढ़ के विकास का जो भी खाका है, जो भी बातें रहेंगी, मैं उसको अपने जो उच्च नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए, उनको भी कई बार उन्होंने पत्र वगैरह सौंपा आजमगढ़ के विकास को लेकर। तो उन्होंने कहा कि मात्र 2 साल का समय बचा है, 24 में फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर काम नहीं किया तो फिर प्रत्याशी
मतलब मैं मैदान में नहीं आऊँगा, आप किसी अन्य को चुन लीजिएगा। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती भी है 24 में, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, तो आप मुझे मत चुनिएगा, आप किसी और को चुन लीजिएगा और मैं आपके बीच में फिर वोट मांगने नहीं आऊँगा। दिनेश लाल यादव की ये बातें कहीं न कहीं उनको प्रभावशाली बना रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी दिनेश लाल यादव की पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार है। तो कहीं न कहीं ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि अगर दिनेश लाल यादव चुनाव जीतते हैं तो उनकी पार्टी उनको कुछ बड़ा दायित्व दे सकती है, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती हैं, ताकि वो आजमगढ़ का विकास भी जो मुख्य धारा में शामिल हो सके, विकास के मुख्य धारा में शामिल हो सके। जो विकास बिल्कुल एकदम से रुक गया है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद है। तो कुल मिला जुला करके दिनेश ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और आजमगढ़ के लोगों की हक की आवाज़ को संसद में भी उठा सकेंगे। इनकी मूलभूत आवश्यकताओं को अपनी सरकार, अपनी पार्टी के समक्ष, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वहाँ पे रख सकेंगे। इसीलिए वो जनता से खुले मन से बस एक मौका मांग रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि आजमगढ़ से हमारे परिवार का रिश्ता कोई नया नहीं है, मैं उस सीट का प्रतिनिधित्व करने आया हूं जिस सीट पर कभी मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े और जीत करके संसद में पहुंचे। उस सीट का प्रतिनिधित्व करने आया हूं जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सांसद चुने गए। हालांकि 3 साल बाद ही विधानसभा चुनाव 22 के हुए, उसके बाद वो करहल से विधायक चुने गए, उसके बाद ये सीट खाली होती है और इस पर चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपना दम बांध रहे हैं और आज धर्मेंद्र यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनावी जो उनकी कैंपेनिंग है, जो जनसंपर्क अभियान है, उन्होंने चालू कर दिया है। अधिवक्ताओं से मुलाकात किया है, पत्रकारों से बातचीत की है और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमें किसी भी व्यक्ति का जवाब नहीं देना है, हमें बस ये फोकस करना है कि हम चुनाव जीतेंगे और आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं वो हम सदन में रखने का काम करेंगे। ये तो रहे धर्मेंद्र यादव के शब्द। धर्मेंद्र यादव साथ ही साथ जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि धर्मेंद्र यादव भेजे गए हैं आजमगढ़ में शहीद होने के लिए, तो इस पर जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या व्यू है, क्या नज़रिया है, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको आखिर मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। ना तो आजमगढ़ मेरे लिए नया है, ना ही यहाँ के लोग नए हैं, वो अपनी फिक्र करें, वो अपनी फिक्र करें। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। तो हमने दिनेश का भी बताया, हमने धर्मेंद्र यादव का भी बताया और हमने बताया कि किस तरह से शाह आलम गुड्डू जमाली लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है शाह आलम गुड्डू जमाली का, क्योंकि जब 19 में गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के सामने अखिलेश यादव गठबंधन के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे। फिर भी निरहुआ ने जो फाइट किया था उसकी सराहना लोगों ने की थी। बहरहाल अब वो गठबंधन काफ़ी पहले ही टूट चुका है। 22 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और अब बसपा, सपा और भाजपा एक बार मैदान में है और आजमगढ़ लोकसभा सदर की जो सीट है, यहाँ के जो भी मतदाता हैं वो चट्टी चौराहों पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कोई किसी को अपना सांसद बना रहा है तो कोई किसी को अपना सांसद बना रहा है, तो कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जब आजमगढ़ के लोगों को सांसों की ज़रूरत थी तो उस वक्त कोई नज़र नहीं आया, उस वक्त नज़र आए शाह आलम गुड्डू जमाली। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और तमाम जो दलीय सीमाएं हैं, जो जातिगत सीमाएं हैं, कुछ लोग उसको तोड़ करके भी शाह आलम गुड्डू जमाली के लिए फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हैं और उनके लिए जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार शाह आलम गुड्डू जमाली को यहाँ की जनता मौका देने जा रही है। धर्मेंद्र यादव का अपना दावा है, वो भी अपने दावे पे पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि आजमगढ़ भले ही कोई नकारे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ है। आजमगढ़ की जो तासीर है यहाँ की जो मिट्टी की, वो समाजवादी है। मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समाजवाद की तासीर है आजमगढ़ की मिट्टी में है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता कामयाब होते रहे हैं, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण यहाँ के लोगों ने प्रस्तुत किया। 10 के 10 विधानसभा सीटों पर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब 5 विधानसभा सदर लोकसभा के अंदर आती है। अब यहाँ के विधायक अपने नेता
धर्मेंद्र यादव की कितनी मदद कर पाते हैं, कितना जी जान लड़ाकर उनके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इस बात पर निर्भर करता है धर्मेंद्र यादव की जीत किस तरीके से होगी। वहीं दिनेश लाल यादव निश्चित तौर पर केंद्र में भी सत्ता में है उनकी पार्टी और प्रदेश में भी है, इसका भी फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। वो जनता से जब बातचीत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ये ज़रूर बता रहे हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार। आजमगढ़ का कोई प्रतिनिधि नहीं है, अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर बेहतर करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी दम है। बहरहाल क्या होगा, 23 जून को मतदान होना है और 26 जून को ही 3 दिन के बाद ही पता चल जाना है कि आजमगढ़ लोकसभा सदर से सांसद कौन है। बहरहाल आज जो चुनावी तैयारी की है, जो शुरुआत की धर्मेंद्र यादव ने, हम सीधा आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं और देख रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे आज मेरे प्रचार अभियान का ये आज पहला दिन है और मैंने अपने अभियान की शुरुआत आजमगढ़ की दीवानी, आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ की कमिश्नरी के अपने वकील साहिबानों के बीच की और बहुत व्यापक समर्थन वकील साहिबानों का मिल रहा है और भरोसा दिया है उन्होंने चुनाव को बेहतर से बेहतर परिणाम देने का। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की नीतियाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा और आजमगढ़ और आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का ये आशीर्वाद मुझे बहुत मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक निरहुआ मैदान में है सर, बोल रहा है कि परिवारवाद चल रहा है। उनके परिवार, उनके सवालों के जवाब वो पहले अपनी पार्टी की रिसर्च करें और चुनाव लड़ने के अलावा भी कभी रिसर्च किया करें, कभी जानकारी जुटाएं और अपनी पार्टी को पहले देखें, उसके बाद बात करें। सर, बसपा प्रत्याशी का कहना है समाजवादी पार्टी ने इनको सहयोग करने के लिए भेजा आजमगढ़ में, ये जीत नहीं। उन्हें इस बात की चिंता क्यों लगी हुई है? ये हमारे परिवार का, मेरी पार्टी का, हमारी समाजवादी धारा और समाजवादी परिवार के फैसले, मैं नहीं समझता उसमें उनको चिंता करनी चाहिए। उन रिश्तों को आजमगढ़ के साथ जो है उनको आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये मेरी सौभाग्य है, खुशनसीबी है, तो मैं नहीं समझता उनको चिंता करनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी रेस में तो है ही नहीं, वो तीसरे नंबर से भी पीछे आएगी। अब कौन क्या कह रहा है, हर एक की ज़ुबान मेरे से, मैं थोड़ी कह सकता उस बात को, लेकिन हाँ, आजमगढ़ के लोगों का जो राजनीतिक तेवर रहा है, आजमगढ़ के लोगों ने जो राजनीतिक परिणाम दिए हैं, आजमगढ़ के लोगों की जो राजनीतिक धारा और विचारधारा रही है, आजमगढ़ का जो गौरव रहा है, वो चीज़ इस बात को बता रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। सर, अगर आपने चुनाव जीता, आजमगढ़ के विकास के लिए क्या करेंगे? जो भी जैसी भी ज़रूरत होगी, और मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग बेहतर जानते हैं और मानते हैं इस बात को कि समाजवादियों के अलावा कभी किसी ने यहाँ कोई भी विकास और तरक्की का काम किया ही नहीं और आजमगढ़ के हर चीज़ पर समाजवादियों का ही नाम है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी कहाँ चले गए और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारियों को आजमगढ़ के लोग समझते हैं और इसीलिए उनके नेतृत्व में उनके यहाँ सांसद रहते हुए हमारे 10 के 10 विधानसभा के साथियों को दिए हैं, जिता के भेजे हैं। तो इस प्रमाणों के आगे फिर कोई बात नहीं ठहरती है तर्क पर। और आजमगढ़ के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे और जब हमारी सरकार नहीं बनी तो वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो काम लें। इसीलिए इस्तीफे से पहले वो आजमगढ़ के लोगों के बीच आए थे और आके लोगों से चर्चा करने के बाद यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने फैसला लिया है। क्या संदेश देंगे लोगों को, जनता क्या? मैं कभी तो छोटा हूँ, मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों से जिस उम्मीद से पार्टी ने मुझे लड़ाया है, मैं पार्टी की उम्मीदों को पूरा करूँगा और मैं लोगों की जो अपनी क्षमता उससे बेहतर से बेहतर सेवा